पिछले वीडियो में हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखा था। अब इसमें हम बाकी बचे हुए नोट्स जो मैंने आपको बताए थे कि नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा थे उसको मैंने एक ही वीडियो में कवर नहीं किया, 2 वीडियो में बांट दिया ताकि थोड़ा सा याद करना या समझना ईजी रहे। तो उसी के अगले हिस्से में यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स को लेंगे जो हमें पूंजी लाभ की गणना में ध्यान रखना है। उसमें नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है पूंजी संपत्ति के प्रकार। अब जब हम पूंजी लाभ की गणना करेंगे तो यहाँ पे संपत्ति नेचर के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2 तरह की हो सकती है। एक हमारी हो जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और एक हमारी हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, यानी 2 तरह की सूचनाएं होंगी। एक आपकी कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरा करने पर वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म, कंडीशंस पूरी नहीं कराएगी तो कहलाएगी हमारी शॉर्ट टर्म। क्या क्या है ये शर्तें अपनी? तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है कोई भी गैर हास योग्य संपत्तियाँ, यानी ऐसी संपत्तियाँ जिन पर हास चार्ज नहीं करते हैं। ऐसी संपत्तियाँ उनकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अवधि 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने से अधिक की है। पहली बात, वो हास योग्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिन संपत्तियों पे हास लगता है वो हमेशा अल्पकालीन होंगी। तो जिन पे हास लगता है उनको आप छोड़ दो, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इन सब पे अपना हाथ लगता है। तो ऐसी संपत्तियां तो हमेशा हमारी शॉर्ट टर्म ही कहलाएंगी, अल्पकालीन ही कहलाएंगी। इनके अलावा अन्य कोई भी संपत्ति है उसके नियम बने हुए हैं जो मैं आपको नीचे यहाँ पे बताऊँगी। उस नियमों में कुछ संपत्तियाँ जैसे शेयर्स वगैरह हैं उनकी अवधि 12 महीने की है, कुछ संपत्तियाँ ऐसी हैं जिनकी अवधि 24 महीने की है, अन्य संपत्तियों की अवधि 36 महीने की है। तो यदि इससे ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगी, इससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएंगी। अब हम देखते हैं कौन सी 12 महीने की है, कौन सी 24, कौन सी 36 की अपन देखें। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया था आपको कि जो भी संपत्ति जिन पे अपन हाथ लगाते हैं, जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इन सब पे अपन हाथ लगाते हैं, ये हमेशा अल्पकालीन ही होंगी। आपको याद रखना है, ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होंगी, ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होंगी। इसके अलावा जो कंपनी के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से, मतलब कोई भी कंपनी में जिसमें जो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, ऐसी कंपनी के लिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ, यूटीआई के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये जो भी सब चीज़ें हैं इनकी अपन अवधि लेंगे 12 महीने की। इनकी अवधि कितनी है हमारी? 12 महीने की। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सूचीयत अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, यूटीआई के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स यानी पारस्परिक कोष के यूनिट्स और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इनका हस्तांतरण यदि 12 महीने से पहले ही कर दिया गया है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 12 महीने के बाद किया है तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कहलाएगा। इनकी अवधि जो है वो 12 महीने की है। यदि 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। सेकंड कैटेगरी, यदि अंश आपके सूचीयत नहीं है। ये तो कौन से थे आपके? जो सूचीयत थे। यदि अंश आपके सूचीयत नहीं है तो फिर जो अवधि होगी वो कितने महीने की हो जाएगी? हमारी 24 महीने की। यानी 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 24 महीने से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि ये अंश या यूनिट्स 10 जुलाई 2014 से पहले के हैं, एक डेट ध्यान रखनी है कि यदि ये जो अंश हैं आपके, जो असूचित अंश हैं, ये 10 जुलाई 2014 से पहले के हैं तो सूचित और असूचित दोनों हो सकते थे। पहले दोनों ही के लिए सेम नियम था अपना 12 महीने का, लेकिन 10 जुलाई 2014 के बाद से ये कर दी है कि इसकी जो अवधि है आपकी सूचित है तो 12 महीने की होगी, असूचित है तो 24 महीने की। 10 जुलाई 2014 से पहले ही अवधि सिर्फ 12 महीने की ही होती थी, चाहे शेयर्स आपके सूचित हों चाहे शेयर्स आपके असूचित हों। 2014 के बाद सूचियत है तो अवधि होगी 12 महीने की, असूचियत है तो अवधि हो जाएगी हमारी 24 महीने की। ये आपको ध्यान रखनी है। असूचित अंश की दशा में 24 महीने से कम की जो अवधि है शॉर्ट टर्म हो जाएगी, ज़्यादा की अवधि हमारी लॉन्ग टर्म हो जाएगी। मैं अभी बताया था मैंने आपको। 1 अप्रैल 2017 से पहले भूमि एवं भवन की दशा में धारण करने की अवधि, अप्रैल 2017 की तारीख आपको याद रखनी है से इसके पहले जो अवधि थी वो 36 महीने की थी भूमि भवन के लिए, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से इसकी अवधि कर दी है 24 महीने की। यदि 24 महीने से कम रहा है तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज़्यादा रहा है तो ये कहलाएगा हमारे लिए लॉन्ग टर्म। फिर सूचित और असूचित म्यूचुअल फंड्स के
जो ऋण उन्मूलन यूनिट्स है, मतलब कोई भी जो आपके यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो होता है ना, आपके यूनिट से जुड़े हुए कोई आपके हैं तो आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, लेकिन जो आपके ऋण उन्मूलन यूनिट्स हैं आपके, यानी ओरिएंटल म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इसके लिए भी जो अवधि है, या फिर आपकी ज्वेलरी है, या फिर कोई भी अन्य संपत्तियां हैं, इन सब की जो अवधि है वो कितने महीने की, हमारी 36 महीने या फिर 3 वर्ष की है। इससे कम है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। अब यदि आपने शॉर्ट टर्म संपत्ति बेची है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, यदि आपने लॉन्ग टर्म संपत्ति बेची है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। मैं छोटा सा फिर ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि यही मेन है जो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्योंकि ये नियम तय करेंगे कि आपकी संपत्ति लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है, तरीका अलग होगा सॉल्व करने का, लॉन्ग टर्म है, तरीका अलग होगा सॉल्व करने का। शॉर्ट टर्म है, टैक्स की रेट अलग होगी, लॉन्ग टर्म है, टैक्स की रेट अलग होगी। तो हमें क्लियर ये होना चाहिए कि कौन सी आपकी लॉन्ग टर्म है, कौन सी शॉर्ट टर्म है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, जो 2014 के बाद के जो भी आपके सूचीयत अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं तो अवधि होगी 12 महीने की। असूचीयत अंश या फिर 2017 के बाद आपकी लैंड एंड बिल्डिंग पे है तो आपकी अवधि हो जाएगी 24 महीने की। अन्य कोई भी संपत्ति है तो अवधि हो जाएगी आपकी 36 महीने की। इससे कम है तो शॉर्ट टर्म होगा, ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म संपत्ति बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म संपत्ति बेचेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म गेन होगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रखना और क्लियर होना ज़रूरी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के समझ लेना। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। संपत्ति की अवधि की गणना, तो अवधि की गणना तो सिंपल तरीके में जिस तारीख को आपने संपत्ति को परचेज किया है उस तारीख से लेके, या आपने प्राप्त किया है उस तारीख से लेके जिस तारीख को आपकी संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई है उससे अपन गणना कर देंगे कि अवधि क्या है। जैसे कोई संपत्ति सपोज करो कि आपने 2011 में खरीदी है और 2017 में बेची है, तो डिफरेंस ऑलरेडी 6 साल का आ गया। तो आप किस तारीख को आपने क्रय की है या प्राप्त की है और किस तारीख को आपने उसको हस्तांतरित कर दी है, उसकी जो अवधि होगी वो देखेंगे 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने। कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स हैं समापन में क्या होगा वो सब मैंने आपको नोट्स में दिखा रखे हैं, या फिर आप बुक्स में से पढ़ लेना। मेन ध्यान रखना है संपत्ति कब आपने प्राप्त की थी और कब आपने उसको हस्तांतरित की है। यदि आपके पास किसी में डीमेट अकाउंट में आपके अलग अलग तारीख को खरीदे हुए अंश हैं जिसको आपने इकट्ठा बेच दिया है या किस्तों में बेचा है, तो फिर फीफो विधि अपनाएंगे, यानी जो शेयर्स पहले खरीदा है उसको अपन पहले बेचा हुआ मान के चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। एक बात और, इसके अंदर यदि कोई संपत्ति आपको उपहार में या वसीयत में मिली है तो जो अवधि होगी वो अपन मालूम करेंगे इसके अंदर कि आपको कब प्राप्त हुई है, उससे लेकर आपने कब उसको हस्तांतरित की है उसे अपन देखेंगे, ना कि क्रय की तारीख से देखेंगे। यानी संपत्ति एक्चुअल में आपको कब मिल रही है उस तारीख से आपको अवधि की गणना करनी है। अब लागत कैसे तय करेंगे अपन, तो कोई भी संपत्ति आपने परचेज की है तब तो उस संपत्ति की लागत हो जाएगी कितने में क्रय किया है उसका क्रय मूल्य, प्लस कोई आपने खर्चे किए हैं वो खर्चे जोड़ देंगे। और यदि आपने संपत्ति लोन पे लेके खरीदी है तो संपत्ति की स्थापना तक जितना भी ब्याज अपन देंगे वो भी अपन कॉस्ट के अंदर जोड़ के दिखाएंगे। यानी संपत्ति आपने खरीदी है तो कितने में खरीदी, प्लस उसकी स्थापना के व्यय, इसमें स्थापना व्यय भी आ जाएगा अपने, उसकी स्थापना पे आपने कितना व्यय किया है, प्लस कोई लीगल एक्सपेंसेस किया है क्या, प्लस यदि आपने संपत्ति लोन पे लेके खरीदी है तो संपत्ति की स्थापना तक जो भी ब्याज आपने दिया होगा वो भी लागत में हम जोड़ के दिखाएंगे। हास्य योग्य संपत्ति है या अदृश्य संपत्ति है, इन दो को अपन छोड़ दें तो एक नियम यहाँ पे ध्यान रखना है, हास्य योग्य संपत्ति और अदृश्य संपत्तियों को छोड़कर अन्य संपत्ति यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त की गई है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हास्य योग्य संपत्तियाँ और अदृश्य संपत्तियों को छोड़कर अन्य कोई भी संपत्ति यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त की गई है तो 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य की हम तुलना करेंगे उसकी प्राप्ति की लागत से, जो भी ज़्यादा होगी वो संपत्ति की लागत मानी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हास्य योग्य संपत्तियाँ जिन पे हास लगता है और अदृश्य संपत्तियों को छोड़ के अन्य कोई भी संपत्ति यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त कर ली गई है तो उसकी तुलना करेंगे हम प्राप्ति की लागत, यानी कितने में खरीदी है या प्राप्त की उसकी लागत तुलना करेंगे 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य से, जो भी ज़्यादा होगा वो संपत्ति की लागत मानी जाएगी। लेकिन यदि ये भूमि भवन है
तो 2001 का जो बाजार मूल्य होगा वो उसके स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चंस में आएगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी संपत्ति जो हास्य योग्य नहीं है, अदृश्य नहीं, इसके अलावा कोई भी संपत्ति यदि है और 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने प्राप्त कर ली है, तो हमेशा 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य क्वेश्चन में दे रखा होगा। आप उसकी तुलना करेंगे बाजार मूल्य से और जो भी ज़्यादा होगा उसको अपन कॉस्ट मान के सॉल्व करेंगे। और यदि वो भूमि भवन है तो वो उसकी स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी बाजार मूल्य स्टैम्प ड्यूटी जो भी कम होगा उसको हम मानेंगे। HUF के विभाजन पे, उपहार पे या वसीयत में यदि कोई संपत्ति आपको प्राप्त होती है तो उसकी लागत वही मानी जाएगी जो पिछले स्वामी के लिए थी, यानी पिछले मालिक की जो कॉस्ट थी वही मालिक, जैसे आपको पिताजी ने अपने बच्चे को कोई गिफ्ट में दी है तो संपत्ति की जो कॉस्ट थी पिता के लिए वही कॉस्ट मानी जाएगी उसके बच्चे के लिए। 1 अप्रैल 2001 के बाद जारी किए गए बोनस अंश की लागत हमेशा शून्य होगी और 1 अप्रैल 2001 से पहले जारी किए गए हैं तो उसकी लागत मानी जाएगी बाजार मूल्य। कैसे? बोनस शेयर्स की कॉस्ट हमेशा शून्य ही मानी जाती है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमको, लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले बोनस अंश मिला है तो उसकी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, उसकी हम कॉस्ट की तुलना करेंगे 1 अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य से। और नियम क्या कहता था अपना ये कि जो भी ज़्यादा होगा उसको लेंगे, तो ज़्यादा क्या है इसमें, हमेशा यही ज़्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट तो आपकी शून्य होती है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, 1 अप्रैल 2001 के बाद के बोनस शेयर्स हैं तो कॉस्ट आपकी शून्य होगी, 1 अप्रैल 2001 से पहले के बोनस शेयर्स हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी बाजार मूल्य के बराबर होगी। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, स्वयं उत्पन्न संपत्ति जैसे ख्याति है, अपने आप बन जाती है, आपके अपने आप बन गई है, आपने खरीदी नहीं है, तो उसकी कॉस्ट भी क्या मानी जाएगी, आपकी शून्य मानी जाएगी। अधिकार अंश की लागत, अब अधिकार अंश क्या होते हैं, जो कंपनी अपने फर्स्ट इशू के बाद कोई भी फर्दर इशू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हो, उनको ही शेयर खरीदने का अधिकार होता है। अब या तो वो व्यक्ति अंशों को खरीद सकता है या अंशों को खरीदने का अधिकार किसी को बेच सकता है। या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें आपने अधिकार का मूल्य निकाला था। तो सेम वही चीज़ है कि यदि आपने अधिकार अंश खुद ने खरीद लिए हैं तब तो जो भी इशू प्राइस होगी वो हमारे क्या हो जाएगा, उसकी लागत मानी जाएगी। लेकिन आपने किसी और अन्य व्यक्ति से अधिकार खरीदा है तो इशू प्राइस और आपने अधिकार के बदले में क्या पैसा दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। एक पॉइंट और है, पूर्व में विक्रय अनुबंध के रद्द होने पर, उसमें होते हैं कोई आपने पहले किसी से कुछ संपत्ति बेचने का एग्रीमेंट किया था, कुछ पैसा आपने एडवांस भी ले लिया, आपकी बात नहीं बनी और सौदा रद्द हो गया और आपने उस एडवांस राशि को जब्त कर लिया। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, आपने किसी संपत्ति को बेचने का कोई सौदा किया था, कुछ राशि आपने एडवांस ले ली, जैसे मैंने ना किसी अमाउंट प्लॉट की हमने साई ले ली है, हमने साइनिंग अमाउंट हमने ले ली है, किसी वजह से सौदा अपना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, आपने राशि को जब्त कर लिया है, तो ऐसी राशि के बारे में क्या करना है अपने को, यदि ये 2014-15 से पहले की है तब तो क्या करेंगे, इसको हम कॉस्ट में से घटा कर दिखाएंगे। और यदि ये 2014-15 की बाद की है तो इसको फिर हम क्या करेंगे, अन्य संपन्नों की आय के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। ये पॉइंट भी एग्जाम्पल में आएगा कई बार, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, कोई संपत्ति विदेश से खरीदी है आपने, तो चूंकि विदेशों की जो एक्सचेंज रेट है उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो जब आपने फाइनल पेमेंट किया है, जो अंतिम भुगतान किया है, उस समय कितनी राशि आपने चुकाई है वो उस संपत्ति की लागत मानी जाएगी, ना कि आपने कितने में सौदा तय किया था। संपत्ति आपने खरीदी 1 लाख मशीन थी, आज जो आपकी एक्सचेंज रेट थी सपोज करो कि 100 रुपये थी, लेकिन जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया तो एक्सचेंज रेट बढ़ के 110 हो गई, तो फिर लागत 100 रुपये नहीं मानी जाएगी, 110 ही मानी जाएगी, यानी एक्चुअल में जो पेमेंट आपने किया होगा वही संपत्ति की लागत मानी जाएगी। एक है सुधार की लागत। 1 अप्रैल 2001 से पहले यदि आपने कोई पूंजीगत सुधार यानी कोई बड़ा खर्चा किया है या नवीनीकरण पे खर्चा किया है या विस्तार पे खर्चा किया है तो उसकी लागत शून्य मानी जाएगी, क्योंकि हम अप्रैल 2001 के बाजार मूल्य को संपत्ति की लागत मोस्टली मान के चलते हैं। 1 अप्रैल 2001 के पश्चात यदि आपने ऐसा किया है तो ये भी कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा और कॉस्ट की तरह इसको हम जोड़ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। स्वयं उत्पन्न संपत्ति की हमेशा सुधार की लागत शून्य होती है, क्योंकि इसकी संपत्ति की खुद की लागत भी शून्य होती है तो उसकी सुधार की लागत भी हमेशा शून्य ही मानी जाएगी। 1 फरवरी 2018 से पहले, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स में बार बार आपका आएगा, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
1 अप्रैल 2018 से पहले अधिग्रहित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीय क्षमता अंश या किसी फंड के यूनिट्स यदि लॉन्ग टर्म हैं तो निम्न में से जो राशि ज़्यादा होगी वो उसकी कॉस्ट मानेंगे। कौन से 2 पॉइंट्स? एक तो एक्चुअल में कितनी कॉस्ट है और एक निम्न में से जो कम है। इन दोनों में से तो जो आपका लीस्ट होगा उसको लेंगे और इन दोनों में से जो आपका हाईएस्ट होगा उसको लेंगे। कौन कौन से? 31 जनवरी 2018 का उचित बाजार मूल्य या हस्तांतरण के समय विक्रय प्रतिफल। जो भी कम होगा इसको चुनेंगे, इसकी तुलना करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, फिर जो ज़्यादा होगा वो संपत्ति की एक्चुअल में कॉस्ट मानी जाएगी। और ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1 फरवरी 2018 से पहले अधिग्रहित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की कोई लिस्टेड सूचीबद्ध क्षमता अंश है या फंड्स के यूनिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब जिनकी अवधि आपकी 12 महीने से ज़्यादा की है। ऐसे अंशों की जो लागत होगी उसकी तुलना ऐसे करेंगे, कितनी कॉस्ट है उसकी तुलना करेंगे 31 जनवरी 2018 का बाजार मूल्य या फिर विक्रय प्रतिफल जो भी कम होगा उससे। अब ये वो पॉइंट है जो आपको प्रश्न हल करने से पहले ध्यान रखने हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको ग्रुप पर शेयर भी किए थे सारे नोट्स से, तो उन नोट्स को आप पढ़ लो या बुक में से आप शुरू के 15-17 पेज पढ़ लो। आप ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर लो। संपत्तियां कौन सी आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, लागत क्या मानेंगे, कब हस्तांतरण माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, कब लॉन्ग टर्म होगा, कब शॉर्ट टर्म होगा। तो ये जो 2 वीडियो में मैंने आपको बताए नियम, को अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूँगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इनको आप पढ़ के समझ लेना, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।